नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। द डी फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप एज शोन इन फिगर। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है वो जो क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप था उसका ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। आपने हमारे पिछले लेक्चर में क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। मैं क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप कहूँ या फिर सिंपल एसआर फ्लिप फ्लॉप कहूँ, बात एक ही है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ अनक्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप या फिर कहता हूँ बेसिक फ्लिप फ्लॉप तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये सेक्शन और देखिए डी में ये सेक्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो इनपुट है, यहाँ पर जो एस है उसे यहाँ से एक नैंड गेट यूज किया है और इसमें अप्लाई कर दिया है। नैंड को जब आप इस तरीके से यूज करते हैं, जब उसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को आप शॉर्ट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो ये एक इन्वर्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप डी दे रहे हैं तो इस जगह पर डी बार मिलेगा। यूनिवर्सल गेट्स में आपने पढ़ा था कि नैंड गेट को आप एज ए नॉट गेट कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये बेसिकली नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। मैं यहाँ पर नॉट गेट भी लगा सकता था, लेकिन अगर मेरे को इसे एक ही आईसी से इंप्लीमेंट करना है, एक जैसी आईसी मेरे को यूज करनी है, तो मेरे को एक जैसे ही गेट यूज करने पड़ेंगे। तो ये सारा सर्किट नैंड गेट से ही बन जाएगा, तो हमें नॉट गेट की आईसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नैंड गेट की आईसी से हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर इसे नॉट गेट की बजाय नैंड गेट को ही एज ए नॉट गेट यूज कर लिया है। क्लियर है? तो एसआर और डी फ्लिप फ्लॉप का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो लॉजिक डायग्राम है, उसमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो इनपुट था उसे इन्वर्ट करके इसमें अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो एस है उसका मतलब सेट होता है और आर का मतलब रीसेट। सेट का मतलब 1, रीसेट का मतलब 0। ठीक है ना, यहां पर जो डी है बेसिकली डी स्टैंड्स डिले। ठीक है, अभी आप जब इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखोगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये डिले क्या है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दी। ग्राफिक सिंबल की बात करें तो ग्राफिक सिंबल यहाँ पर इनपुट क्या है, डी। सीपी को अलग से नहीं दिखाते कि अलग से एडिशनल इनपुट है, ये नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ पर 2 इनपुट हैं, ऐसा नहीं है। क्लॉक पल्स तो आपको देना ही है। जब कोई सीक्वेंशियल सर्किट है उसे ऑपरेट कराना है, उसे ट्रिगर करना है, तो उसके लिए आपको क्लॉक पल्स तो प्रोवाइड करना ही होगा। ठीक है, तो एक इनपुट हो गया डी और 2 आउटपुट हो गए क्यू बार। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओगे तो आपको क्यू टी और डी। अब देखिए यहाँ पर क्यू टी लिखूँ मैं या फिर क्यू लिखूँ, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू टी इस वजह से लिख दिया है, क्यू टी हो गया, ये प्रेजेंट स्टेट हो गई, क्यू टी प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट हो गई। अगर सिंपल आप क्यू भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, बाई डिफॉल्ट क्यू लिख रहा हूं तो वो क्यू टी ही माना जाएगा। जैसे मैंने पिछले अपने ऐसा फ्लिप फ्लॉप में बताया था ना, तो यहाँ क्यू लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यू टी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो हम आगे क्यू टी लिख के चलना है। ठीक है, तो 2 इनपुट हो जाएंगे क्यू टी डी। तो क्या पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट करके देखना है कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो बाहर से जो आपको इनपुट देना है वो तो डी है और जो इंटरनल आप कहें वो क्यू है। तो जब बाहर से इनपुट दे रहे हैं और हम आउटपुट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी गेट का, और जहाँ पे फीडबैक होके आ रहा है, जो अंदर का इनपुट है वो फीडबैक होके आ रहा है, उस केस में क्यू टी को हम देखते हैं, अदरवाइज उसे देखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर डी देखें, आप या तो 0 दे सकते हैं, देखो, या फिर 1 दे सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले हमने मान लिया कि डी को हमने पहले 0 दिया है। अगर मैं 0 दूंगा तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, नैंड गेट है, 0 दूंगा तो उससे सीधा आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर 1 मिल जाएगा। ये हो गया क्लियर? क्लॉक पल्स है तो वो 1 रखनी है, हम एमआई चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, वो 1 हो, क्यों 1 होगी जब ये काम करेगा। ठीक है, 0 है तो उस समय ये काम नहीं कर रहा है एमआई, चलिए ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। ये जब 1 है उसी समय ट्रिगर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 मान के चल रहे हैं हम। अब देखिए ये दोनों 1 हो गए, देखिए यहां से क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? और ये जो दोनों 1 हैं यहां से क्या आ जाएगा, जब दोनों 1 हो गए तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 है आपके पास तो डायरेक्टली उसका आउटपुट आप डिसाइड कर सकते हैं। 0 है तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, और 1 इधर से जाएगा, फीडबैक होकर दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 0। तो आउटपुट क्या आ गया, 0। तो हमने लिख दिया 0, कोई दिक्कत नहीं।
हमें कहीं QT की जरूरत नहीं पड़ी कि QT देखना है, क्यों डायरेक्टली 0 था तो बता दिया 1 इधर से फीडबैक होके गया। हमें प्रीवियस जो स्टेट थी उसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि पहले क्या आउटपुट रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कहा अब यहाँ 0 है तो सेम यहाँ पर भी हम 0 कह सकते हैं इस वाले केस में भी, क्यों QT की जरूरत नहीं पड़ रही है। QT हमने 2 केस लिए थे, जब 0 है या 1 है, इनकी जरूरत नहीं पड़ी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि D1 है, अब D1 होगा तो ये इन्वर्टर के काम कर रहा है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली इसका आउटपुट आप डिसाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 है और ये भी 1 है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब 0 हो गया तो बताइए कौन से का आउटपुट आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं? इसका तो नहीं कर सकते, ये 1 है, इसमें फीडबैक चेक करना पड़ेगा। ये 0 है तो इसका डायरेक्टली डिसाइड कर दीजिए, तो इसका आउटपुट आ गया 1। जब ये 1 आ गया तो ये फीडबैक होके जाएगा, 1 1 दोनों हो जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 0। तो QT बेसिकली आपको मिल गया 1, तो QT मिल गया 1, इस केस में 1 मिल जाएगा, टेबल पूरी हो गई। तो यहां पर आप देखें, अगर मैं ये QT छुपा लेता हूं सपोज, देखिए तो देखिए इनपुट और आउटपुट में कोई अंतर है क्या? जो D है और QT है उसमें कोई डिफरेंस है? 0 0 1 1 0 0 1 1, जो इनपुट है वही आउटपुट है। अब आप सोच रहे होंगे फिर क्या फायदा है इस फ्लिप फ्लॉप का, इतनी देर से इसमें माथा पच्ची कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकला? जो इनपुट है वही आउटपुट है, ये कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब? नहीं, इसका भी यूज है, जैसा कि उसका नाम है डिले। बेसिकली ये डिले प्रोवाइड करता है। जो आपने यहाँ पर इनपुट अप्लाई किया है ये उसे होल्ड करके रखेगा। ठीक है ना, जैसे ही आप इसे क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे ये आउटपुट पर उसे पहुंचा देगा। ठीक है, कई जगह आपको हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना है, सर्किट में हो सकता है कोई पोर्शन है या कुछ सेक्शन है वो फास्ट काम कर रहा है और कुछ स्लो कर रहा है, तो फास्ट वाले को स्लो भी करना होगा, तो वहां पर इसे यूज कर सकते हैं डिले प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि अगले स्टेप पर जब दोनों का आउटपुट पहुंचे तो वो सेम टाइम पर पहुंचे। ठीक है ना, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप वहां पर यूज कर सकते हैं इसे। और बाकी मेमोरी में भी यूजेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बेकाम का है, काम का है। ठीक है ना, लेकिन आपके लिए आसान है। जब कभी एग्जाम में कोई भी चीज बनाने के लिए आती है कि ये आप कोई रजिस्टर डिजाइन करिए या काउंटर डिजाइन करिए, तो उस केस में अगर कोई चॉइस नहीं दी है, ठीक है ना, आपसे कह दिया, बेसिकली आपको कोई स्पेसिफिक नहीं किया है कि इस फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, तो हम D फ्लिप फ्लॉप को चूज करते हैं, क्योंकि इसमें हेडेकबाजी कुछ नहीं है, बहुत आसान पड़ता है इससे। और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप D फ्लिप फ्लॉप को ही चूज करें। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हम देख लेते हैं। ये तो टेबल से जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखो Q और D आपस में बराबर हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही आपको शो करेगी। ठीक है ना, यहां से हो सकता है आप ना समझ पाए, ये तो सब इसमें दिखाई दे रहा है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली इन दोनों के टर्म में ही आ जाएगी। देख लेते हैं तो कितने वेरिएबल का यहाँ K में बनना चाहिए, बताइए कितने वेरिएबल का बनेगा? इनपुट वेरिएबल कितने हैं? 2, तो ऑब्वियसली 2 वेरिएबल का बनेगा। 2 वेरिएबल का K में बना लेते हैं। 2 वेरिएबल का K में बनेगा, छोटा सा K में पे, इधर हो गया आपका QT और इधर हो गया D। जैसे इधर लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको इधर लिखना है। ठीक है ना, ये हो गया D बार D, जैसे Q T बार QT। बेसिकली T इस वजह से साथ में लेके चलते हैं, साथ में T लेके चलना पड़ रहा है, मतलब उसका वही है। ठीक है ना, इस वजह से कई बार T साथ में नहीं लिखते हैं, लेकिन कई बुक्स में QT भी लिखा हुआ है, कहीं QN भी लिखा हुआ है, सब एक ही है। और QT+1 को QN+1 से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3, तो देखिए 1 कहाँ पर है? 1 आपका है 1 पर है और 3 पर है। ठीक है, तो इसका एक पेयर बन जाएगा। तो देखिए किसके बराबर हम लिखेंगे? QT+1 के बराबर लिखेंगे। QT+1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? D। हो गया प्रूफ कि QT+1 इज इक्वल टू D, यहां से पता चल पा रहा है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब इसके लिए मैं कहूँ कि जो छोटी टेबल बनानी है, आप सोच रहे होंगे इससे भी छोटी क्या बनेगी, ये तो ऑलरेडी छोटी है, इसकी भी आप छोटी टेबल बना सकते हैं। उसमें क्या करना होगा? उसमें सिंपल, क्योंकि देखो ये जो QT है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो छोटी टेबल आप बनाते तो एक यहाँ रखते D और यहाँ रखते QT+1। ठीक है, तो यहाँ पर 0 तो 0, 1 तो 1 है। अच्छी वाली टेबल, आराम से याद कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको D फ्लिप फ्लॉप समझ में आया होगा। आगे जब हम इसे यूज करेंगे और अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसकी सिंपलिसिटी और आपको समझ में आएगी जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे। आई थिंक आपने D फ्लिप फ्लॉप समझ लिया होगा। थैंक यू।